बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। जी, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, कीपिंग इन व्यू द डिफेक्ट नकाइस को मद्देनजर रखते हुए इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जो कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में थे, नील बोहर प्रेजेंटेड, नील बोहर ने पेश किया अनदर मॉडल, एक और मॉडल ऑफ एटम का इन 1913 1913 में। The quantum theory of Max Planck was used। नील बोहर ने क्वांटम थ्योरी, जो कि मैक्स प्लैंक की थी, उसे इस्तेमाल किया एज फाउंडेशन फॉर दिस मॉडल, इस मॉडल के बुनियाद के लिए, फाउंडेशन, इस बुनियाद रखने के लिए उसने मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को बुनियाद बनाया। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, बोहर के मॉडल के मुताबिक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं इन एन एटम में, डज नॉट अब्सॉर्ब, ये जज़ब नहीं करते, आर अमिट, या खारिज नहीं करते, एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, एनर्जी मुसलसल। ये जब एटम में रिवॉल्व कर रहे हों तो ये एनर्जी कॉन्टिन्यूसली खारिज नहीं करते। द एनर्जी ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इज क्वांटाइज, ये क्वांटाइज होती है। तो क्वांटाइज यानी ये अपने एक ऑर्बिट में जब वो घूम रहे होते हैं तो उस ऑर्बिट की एनर्जी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, और जिसकी वजह से उनकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी फिक्स रहती है। हैज इट्स रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट, जैसा कि ये सिर्फ एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। एक ऑर्बिट में जब वो रिवॉल्व कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज रहती है, फिक्स्ड रहती है, और वो तब्दील नहीं होती। ये फिक्स्ड एनर्जी का ऑर्बिट होता है, और इस ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी को एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है। तो ऑर्बिट का तस्वर बोहर ने दिया, और उसने क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक से ये साबित किया कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज होती है, फिक्स्ड होती है एनर्जी। The Bohr's atomic model was based upon the following postulates. बोहर का दिया गया एटॉमिक मॉडल दर्ज झैल नुकात पर मुश्तमिल है, बेस्ड करता है। नंबर 1, the hydrogen atom consists of a tiny nucleus. हाइड्रोजन एटम उसके
न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है जिसे उसने कहा कि टाइनी न्यूक्लियस है। एन इलेक्ट्रॉन revolve around it और इसके गिर्द एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है या इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट पे, और जिनका रेडियस r अगर काउंट किया जाता है अराउंड द न्यूक्लियस के गिर्द। देखिए हाइड्रोजन का जिक्र करना, क्यों? इस में एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और इसी की स्टडी सबसे ज्यादा की गई है और बाकी तमाम एलिमेंट पर इसकी एप्लीकेशन की गई है। तो इसलिए हाइड्रोजन एटम का यहां पर जिक्र करना के लिए नहायत जरूरी था कि पहले ही पॉइंट में उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया कि हाइड्रोजन एटम टाइनी न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रेडियस r के तहत ये न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। ईच ऑर्बिट हैज, अगर इसके कोई भी ऑर्बिट जो अंदर से बाहर की जानब है, ईच ऑर्बिट हैज ए फिक्स्ड एनर्जी, उसकी एनर्जी फिक्स्ड है, दैट इज क्वांटाइज, और ये क्वांटाइज है, फिक्स एनर्जी है। यहां सबसे पहला ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के गिर्द, इसे लिया जाता है के कहते हैं, सेकंड एल है, थर्ड इज एम, यानी 1 2 एंड 3। न्यूक्लियस से आउटवर्ड ऑर्बिट जो है, इसका पहला ऑर्बिट उसकी एनर्जी कम होती है और जैसे जैसे बाहर की जानब ये ऑर्बिट लिए जाते हैं तो उनकी एनर्जी ज्यादा होती जाती है। हर ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन ईच ऑर्बिट की उस एनर्जी, फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट की होती है और इलेक्ट्रॉन उसी फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट में, एनर्जी लेवल में ये रह सकते हैं। तो यहां पर ईच ऑर्बिट की बात की है, उसकी फिक्स्ड एनर्जी है और उसे हम क्वांटाइज कहेंगे, ये एनर्जी क्वांटाइज। एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट, जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर खास ऑर्बिट में रहता है, इट डज नॉट रेडिएट और अब्सॉर्ब एनर्जी, ना वो एनर्जी खारिज करता है ना ही अब्सॉर्ब करता है, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी उस ऑर्बिट के मुताबिक होती है जो कि फिक्स्ड एनर्जी लेवल होता है, फिक्स्ड एनर्जी होती है उस ऑर्बिट की और वो क्वांटाइज होता है। और जब तक वो अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ना तो एनर्जी रेडिएट करेगा ना ही वो अब्सॉर्ब करेगा, जब तक वो अपने ऑर्बिट पे रहता है। एनर्जी इज emitted or absorbed only when an electron jumps from one orbit to another. एनर्जी सिर्फ उस सूरत में अब्सॉर्ब होती है या एमिट होती है जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है। आइए उसके एमिट करने और एब्जॉर्ब करने का किस तरह हम ऑब्जर्व कर रहे हैं
when an electron jumps from lower orbit to higher orbit. अब देखिए ये लोअर ऑर्बिट की ऑर्बिट है, यहां से जब वो हायर ऑर्बिट की तरफ जाएगा, इट अब्सॉर्ब एनर्जी, और ये एनर्जी जो जिस ऑर्बिट में उसने जाना है बाहर वाले में, उसके एनर्जी लेवल के मुताबिक अपनी एनर्जी को बढ़ाकर उसमें जंप कर जाएगा। When it jumps from higher orbit to lower orbit, it radiates. जब हायर ऑर्बिट से वापस अपने ऑर्बिट में आता है तो उस वक्त ये एनर्जी रेडिएट कर देता है, उसको खारिज कर देता है। तो देखिए इसमें वाज़े तौर पर यह बात बता दी गई है कि लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उस वक्त वो अपनी एनर्जी को गेन करता है, एब्जॉर्ब करने के तरीके पर। जब एनर्जी गेन हो जाती है तो वो आउटर ऑर्बिट में हायर एनर्जी लेवल के ऑर्बिट में चला जाता है, और वहां पर एक्साइटमेंट की वजह से ये वापस अपने ऑर्बिट में आता है। तो उस वक्त जब ये जंप करके हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी रेडिएट कर देता है। दिस चेंज इन एनर्जी इज डेल्टा एनर्जी इज गिवन बाय द फॉलोइंग प्लैंक्स इक्वेशन, और ये प्लैंक की इक्वेशन डेल्टा ई इज इक्वल टू, अब E2 ये उस ऑर्बिट की एनर्जी है जो हायर है E2, और जो E1 है वो क्लोजर टू न्यूक्लियस ऑर्बिट की एनर्जी है। अब इन दोनों की एनर्जी का जो फर्क है वो h न्यू के बराबर है। यहां पर h इज द प्लैंक कांस्टेंट है, जबकि न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये लाइट की फ्रीक्वेंसी है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 जाउल सेकेंड। तो इस तरह ये एनर्जी का फर्क या अब्सॉर्ब होगा या फिर एमिट होगा। Electron can revolve only in orbit of fixed angular momentum mvr given as, अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन की रेवोल्यूशन जाहिर है कि ये एंगुलर मोमेंटम की बात करता है। एंगुलर मोमेंटम जाहिर है कि दायरे में घूमने के लिए जो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी होती है उस पर मुनहसर है, और ये एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। इसे mvr इज इक्वल टू n h/2 पाई से नोट किया जाता है। h इज प्लैंक कांस्टेंट है, n इज द नंबर ऑफ क्वांटम नंबर। अब यहां पे क्वांटम नंबर, ऑर्बिट नंबर को क्वांटम नंबर कहा गया है, और ऑर्बिट नंबर ये बात यहां पर लिख दी गई है कि क्वांटम नंबर को आपने ऑर्बिट नंबर कहते हैं। दिस नंबर में बी 1 2 3 एंड सो ऑन, ये भी हो सकते हैं, या फिर k l और m, यानी k को द फर्स्ट ऑर्बिट, l सेकेंड एंड m इज द थर्ड ऑर्बिट जो है ये कहा जाता है।
यहां समरी ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द टू थ्योरीज, दोनों थ्योरीज का डिफरेंस दिया गया। पहले पॉइंट में हम रदरफोर्ड को नोट करते हैं और फिर बोर एटॉमिक में। अब यहां पे देखते हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी क्लासिकल थ्योरी पर मबनी है, जबकि क्वांटम थ्योरी पर बोहर एटॉमिक थ्योरी बेस करती है। दूसरे पॉइंट में रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। सिर्फ रिवॉल्व करेंगे तो वो इसी बात का प्लैनेटरी सिस्टम के तहत उसने ये बताया, जबकि बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के गिर्द ही गर्दश करते हैं इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी, और ये ऑर्बिट फिक्स्ड एनर्जी के होते हैं। नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट वाज इंट्रोड्यूस। रदरफोर्ड ने ऑर्बिट का कोई आइडिया पेश नहीं किया था। ऑर्बिट्स हैड एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट्स का आइडिया बोहर ने दिया और उन ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम वाज़े तौर पर बयान किया कि एंगुलर मोमेंटम हर ऑर्बिट का क्वांटाइज है, फिक्स्ड है। नंबर, एटम शुड प्रोड्यूस कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्योंकि क्लासिकल थ्योरी पर मुनहसर है, तो इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करना चाहिए। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी ये कहती है कि एटम शुड प्रोड्यूस द लाइन स्पेक्ट्रम, तो इसमें बोहर के एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, और इसी बात को जाना गया था कि कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता नहीं। अगर रेडिएशन एमिट होती हैं तो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं बनता। एटम शुड कोलैप्स। अब इसमें जो रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी दी गई है उसमें क्योंकि रेडिएशंस एनर्जी रेडिएट होती है, तो जिसकी बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि एटम अगर अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन खारिज करते जाएंगे तो वो आखिरकार न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, जिसकी वजह से एटम्स कोलैप्स हो जाएगा। एटम का ये मॉडल बरकरार नहीं रहता। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी एटम शुड एग्जिस्ट, और इसके एग्जिस्ट होने की वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ रिवॉल्व करते हैं फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में। यही बात बयान की गई है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।